दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में रहने वाली एक लड़की शिखा की। शिखा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वह बहुत ही मेहनती लड़की थी। शिखा उत्तर प्रदेश में ही एलएलबी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। शिखा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। उसके पिता रामनाथ जी एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। शिखा के पिता रामनाथ जी सोचते हैं कि उनकी बेटी शिखा की पढ़ाई अब लगभग खत्म ही होने वाली है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, तो पढ़ाई पूरी होते ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर शिखा की शादी कर देनी चाहिए। और फिर वो शिखा के लिए लड़का देखना शुरू भी कर देते हैं। कुछ समय के बाद शिखा के बड़े पापा उसके लिए एक लड़का देख लेते हैं और शिखा के पापा को बताते हैं कि लड़का अच्छा है, एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क का काम करता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम सौरभ होता है। अब शिखा के पिता रामनाथ जी सौरभ के परिवार से मिलकर बात करते हैं और शिखा का रिश्ता सौरभ के साथ पक्का कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शादी में एक दिक्कत बहुत ज़्यादा बाधा कर रही थी और वो समस्या ये थी कि दहेज में लड़के वाले एक कार मांग रहे थे और कार भी उन्हें सिंपल नहीं बल्कि 30-35 लाख वाली बड़ी सी कार चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, शिखा के पिता इतने अमीर नहीं थे। वो तो एक साधारण सी प्राइवेट कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर कार्यरत थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी बड़ी और महंगी कार दहेज में दे पाते। लेकिन फिर भी जब रिश्तेदारी के लोग आपस में बैठकर समझौता करते हैं तो इन दोनों फैमिली के बीच में बातचीत तय हो जाती है और शिखा के पिता सौरभ और उसकी फैमिली से कहते हैं कि हमसे जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आपको उतना ज़्यादा दहेज दे देंगे, लेकिन बात अगर कार की जाए तो हम आपको इतनी महंगी कार नहीं दे सकते। जो कार हमें समझ में आएगी या जो भी हमें अच्छा लगेगी वो कार हम आपको दे देंगे। लेकिन सौरभ साफ साफ कह देता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ वो 40 लाख वाली बड़ी सी कार ही लेनी है। लेकिन दोस्तों, सौरभ इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि शिखा देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो पढ़ाई भी कर रही थी। इसी साल उसका एलएलबी का फाइनल ईयर था और हाई कोर्ट में जज बनने के लिए पेपर की तैयारी भी कर रही थी शिखा। और कुछ टाइम बाद वो जज बन भी जाती और अगर जज नहीं भी बन पाए तो एक काबिल वकील तो पक्का ही बन जानी थी। इसी वजह से सौरभ की फैमिली भी सोचती है कि शिखा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके बस ये शादी कर ही लिया जाए। अब सौरभ के माता पिता शिखा के माता पिता से बातचीत करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, जो कुछ भी आपसे बन पाए आप लोग दहेज में दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। और इस तरह अब सौरभ और शिखा की शादी की तारीख बिल्कुल तय कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगते हैं तो शिखा के पिता रामनाथ जी की टेंशन बढ़ने लगती है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे थे क्योंकि वो एक साधारण सी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उन्हें जितनी सैलरी मिलती थी उससे घर के खर्च के लिए ही कुछ पैसे जुड़ पाते थे। अब वो इतना पैसा कहाँ से लाए जिससे दहेज का सामान खरीदा जा सके और लड़के के लिए 40 लाख की कार खरीद पाए। शिखा के पिता के पास थोड़ी सी खेती की ज़मीन भी थी जिसमें वो अनाज वगैरह पैदा करते थे और अपने खाने के लिए अनाज उगाते और अपना जीवन व्यापन करते थे। रामनाथ जी को अब कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी इस ज़मीन को एक बनिए के पास गिरवी रख देते हैं और कुछ पैसे वो उस बनिए से ले लेते हैं। अब सौरभ को दहेज में देने के लिए सामान खरीदना शुरू कर देते हैं और उसी पैसे से वो 8-10 लाख की एक छोटी कार भी खरीद लेते हैं क्योंकि शिखा के पिता भी सोचते हैं कि सौरभ एक सरकारी कर्मचारी है और बढ़िया पैसा वो कमा रहा है। अगर उसकी शादी कहीं और भी होगी तो इतना दहेज तो उसे फिर भी देना ही होगा और अगर मेरी बेटी शिखा की शादी इस घर में हो जाती है तो हमारी बेटी शिखा इस घर में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिताएगी। ये सब बातें ही उनके दिमाग में चल रही थी, इसलिए वो अपने पुश्तैनी ज़मीन को गिरवी रखकर बेटी शिखा की शादी सौरभ से तय कर देते हैं। दोस्तों, इधर शिखा अपने पिता को कई बार समझाते हुए बोलती भी है कि पिताजी, आपको क्या ज़रूरत है इतना दहेज देने की,
और ऐसे लालची लड़के से मेरी शादी कराने की, जिससे हम सब की ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। ना तो इसके बाद हमारे पास ज़मीन रहेगी, ना खाने के लिए अनाज ही उगा पाएंगे। पिताजी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप कोई और लड़का देख लीजिए, मैं किसी और से शादी कर लूँगी। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतना दहेज देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रामनाथ जी शिखा की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं और शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। और शादी का दिन भी नज़दीक आने लगता है और फिर सौरभ बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर शिखा के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, सभी कुछ कुशल मंगल संपन्न हो रहा था, लेकिन जब जयमाला का समय आया तो सौरभ शिखा के पिता रामनाथ जी से कहता है कि मेरे दहेज का जो भी सामान आपने खरीदा है, एक बार वो सभी सामान हमें दिखा दीजिए, हम देखना चाहते हैं। अब शिखा के पिता दहेज का सभी सामान सौरभ और उसके माता पिता और सभी बारातियों को दिखाने लगते हैं। वहां उपस्थित सभी लोग दहेज को देखकर खुश थे, लेकिन सौरभ को जब कार दिखाई देती है तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आप लोगों से दूसरी गाड़ी मांगी थी और आप लोग इतनी सस्ती गाड़ी हमें देने चले हो। जब तक मुझे महंगी वाली बड़ी सी गाड़ी नहीं मिल जाती, तब तक मैं ये शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों, हालात वहाँ बिगड़ने लगते हैं। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ जमा हुए थे शादी को अटेंड करने के लिए। अब दूल्हे की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और शिखा के पिता सौरभ से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि बेटा, मैं जितना भी कर सकता था मैंने आपके लिए किया है। और बात सिर्फ एक गाड़ी की नहीं है, आप मेरी बेटी को भी देखिए, वो बहुत पढ़ी लिखी है और काबिल लड़की है और भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही एक जज बन जाएगी, या जज नहीं भी बन पाई तो एक अच्छा वकील तो पक्का बन ही जाएगी। उसकी तरफ भी तो आप गौर कीजिए। लेकिन सौरभ शिखा के पिता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और इतने में ही सभी रिश्तेदार पास ही इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग सौरभ के मम्मी पापा को समझाते हैं कि ऐसा मत कीजिए, अपने बेटे को शांत करिए और इज्जत के साथ ये शादी कर लीजिए। काफ़ी अच्छे लोग हैं, ज़रा विचारें। अब सौरभ के मम्मी पापा सौरभ को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सौरभ किसी की कोई बात नहीं सुनता। वो अपनी जिद से पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता है। सौरभ के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, जो कुछ भी इन्होंने दे दिया है बस ठीक है, अब इसमें इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की बहुत अच्छी है, तुम आराम से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, सौरभ का गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। वो किसी को नहीं सुनता है। उस पर अपनी सरकारी नौकरी का घमंड सवार था और शिखा के पापा के साथ वो बदतमीजी भी कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शिखा के पिता सौरभ के पैरों में गिरकर उससे विनती करते हैं कि आप ये शादी कर लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रही बात गाड़ी की, तो मैं कुछ दिनों में और पैसों का बंदोबस्त करके आपको पैसा दे दूंगा। फिलहाल आप ये दहेज स्वीकार कर लीजिए और ये शादी कर लीजिए। इधर शिखा को उसकी दोस्त बताती है कि सौरभ ने तुम्हारे पापा के साथ बदतमीजी किया है, बड़ी गाड़ी ना देने की वजह से। शिखा को जब ये बात पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शिखा एक कमरे में सज संवर कर दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और वो जयमाला में जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ी ही देर के बाद वो जयमाला के लिए जाएगी और अपने होने वाले पति को वरमाला डालेगी। लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि सौरभ ने उसके पापा के साथ बुरा व्यवहार किया है, तब शिखा भागी दौड़ी अपने पिता के पास जाती है और देखती है कि सौरभ ने सिर्फ एक गाड़ी को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। अब शिखा सौरभ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और गुस्से में वो सौरभ से कहती है कि तुम जैसे लालची कमीने इंसान से मैं कभी शादी कर ही नहीं सकती, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और शिखा अपने पापा से भी कहती है कि पापा, मैंने तो आपको पहले ही बहुत मना किया था कि जो इंसान हमसे इतना ज़्यादा दहेज लेकर शादी कर रहा है, उसका क्या भरोसा है कि वो आगे ज़िंदगी में मुझे खुश रख पाएगा भी या नहीं, क्योंकि इन्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। ज़रा सोचिए कि अगर ये शादी हो जाती है
और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ तो ये मेरा पति मुझे हमेशा बात बात पर जलील करेगा, मेरे साथ मारपीट करेगा और दहेज की वजह से मुझे सताएगा। इस तरह के नीच लड़के से शादी करने से बेहतर है कि मैं अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन सौरभ अभी भी अपनी जिद लगाए बैठा हुआ था कि जब तक मुझे बड़ी गाड़ी नहीं दी जाएगी मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पक्षों में विवाद होते होते करीब रात के 12 बज चुके थे, लेकिन इस विवाद का कोई नतीजा सामने आने को तैयार ही नहीं था। और आखिरकार सौरभ अपनी बारात को वापस लौटाकर अपने घर ले जाता है। बारात को वापस लौटता देख शिखा की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि शिखा के पिता रामनाथ जी ने बड़ी ही मुश्किलों से इन पैसे को इकट्ठा किया था। और अब जब शादी होने का दिन आया तो लड़का बारात वापस कर अपने घर चला गया। यही सब बातें सोच सोच कर शिखा के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और शिखा भी अब बहुत टूट चुकी थी। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि दोस्तों जो खेती की ज़मीन उनके पास थी जिसमें वो अपने खाने के लिए अनाज वगैरह उगाते थे, उस ज़मीन को भी गिरवी रख दिया था। और जो पैसा मिला था उन पैसों से वो दहेज का सामान खरीद चुके थे और अब ये सामान किसी काम का भी नहीं था। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, शिखा अपना हौसला टूटने नहीं देती है और ख़ुद को संभालती है और फिर कुछ दिनों बाद वापस अपनी एलएलबी की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद ही शिखा के गांव में एक दूसरी लड़की की शादी होने वाली थी, तो शिखा के पिता रामनाथ जी सभी दहेज का सामान कम पैसों में उन्हें बेच देते हैं, जिससे उनका कुछ पैसा रिटर्न आ जाता है और वो सामान भी चला जाता है। शिखा खूब मेहनत और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और उसका एलएलबी फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर वो सिविल जज की तैयारी करने लगती है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी, जिससे उसकी फ़ीस का खर्च निकल जाया करता था। दोस्तों, पहले अटेम्प्ट में जब शिखा ने सिविल जज का परीक्षा दिया तो वो पास नहीं हो पाती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती है और फिर से तैयारी करके दूसरी बार फिर प्रयास करती है। लेकिन दूसरी बार भी उसकी किस्मत खराब ही रहती है और निराशा उसे हाथ लगती है। लेकिन वो फिर भी अपना हौसला बनाए रखती है और तीसरी बार जब वो सिविल जज का परीक्षा देती है तो इस बार वो अच्छे अंकों से पास हो जाती है। उसकी कड़ी मेहनत और भगवान की कृपा से वह सफल हो जाती है और फिर कुछ महीनों बाद उसकी नियुक्ति सिविल जज के लिए हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन शिखा का सिलेक्शन हुआ था उस दिन वो बहुत रोती है और अपने बीते पुराने दिनों को याद करते हुए, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया था। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में इतनी जिल्लत झेलनी पड़ेगी, उसके पापा की इज्जत तार तार की जाएगी। अब शायद ही इस कहानी के द्वारा समझ पाए, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा दौर आता है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका होगा। दोस्तों, जब शिखा जज बन जाती है तो उसके घर वाले ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। वो अब बहुत खुश थे और सोचते हैं कि चलो ठीक ही हुआ जो शिखा की शादी उस लालची सौरभ के साथ नहीं हुई। ईश्वर जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, बस हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। आसपास के सभी गांव में ये बात बहुत जल्दी ही फैल जाती है कि उनके गांव की लड़की शिखा एक सिविल जज बन गई है। अखबार न्यूज़ के द्वारा ये बात सौरभ की फैमिली को भी पता चलती है कि शिखा एक जज बन चुकी है, जिस कारण अब सौरभ के घर वाले अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं। अब ये बात जब सौरभ को भी पता चलती है कि जिससे उसने दहेज को लेकर शादी नहीं की थी उस लड़की का आज सिविल जज में सिलेक्शन हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार मुझे उस दिन शिखा से शादी कर लेनी चाहिए थी।
अब शिखा की जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग कई जगहों पर होती है, कभी किसी शहर में तो कभी किसी शहर में। लेकिन 3 साल बाद जब उसकी पोस्टिंग अपने ही शहर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होती है, तो फिर वो वहाँ पर अपनी सेवाएं लोगों को देने लगती है, जज की सेवाएं देने लगती है। उन्हीं दिनों कोर्ट में एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा आती है और अपने वकील के द्वारा शिखा से वो कहती है कि जज साहब, मेरी ज़मीन मेरे पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कब्जा कर ली है। मेरे पास मेरी ज़मीन के पक्के कागजात भी हैं, लेकिन मैं जब भी उन लोगों से कहती हूँ कि मेरी ज़मीनों पर कोई फसल मत उगाए, ये मेरी ज़मीन है, तो वे लोग मुझे तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैं चाह कर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। मैं आपके पास इस कोर्ट में बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ। अब आप ही मेरा सहारा है और आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। शिखा जब उस बूढ़ी अम्मा की ज़मीन के कागजात देखती है तो सभी ज़मीनें बूढ़ी अम्मा के नाम ही वसीयत थी और उन दबंगों की मनमाने की वजह से ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। अब शिखा अपने अधिकारियों को उन कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करवाती है और कुछ दिनों के बाद वह उन सभी लोगों की कोर्ट में पेशी होती है। दोस्तों, वो लोग जब कोर्ट आते हैं तो शिखा उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की ज़मीन जिन्होंने कब्जा रखी थी वो लोग कोई और नहीं बल्कि सौरभ और उसके पिता होते हैं। इन्हें देखकर शिखा बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है। सौरभ के पिता शिखा को देखते ही पहचान जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि जज साहिबा, वो ज़मीनें हमारी हैं। हम 30 सालों से उन ज़मीनों को जोत बो रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ी अम्मा हम पर झूठा आरोप लगा रही है। अब शिखा कुछ देर उनकी बात सुनती और बोलती है कि अभी आप ज़रा चुप रहिए। मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ कि आप किस तरह के इंसान हो और क्या क्या हरकतें आप लोग करते रहते हो। आप कोर्ट में लेखपाल को बुलाया जाता है और ज़मीन के जो भी कागजात वगैरह होते हैं उन्हें निकलवाया जाता है, तो पता चलता है और लेखपाल बताते हैं कि ये जो ज़मीन है इन्हीं बूढ़ी अम्मा के नाम पर है और जबरन ये लोग इस ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। दोस्तों, सच्चाई सामने आने के बाद शिखा सौरभ और सौरभ के पिता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाती है और कहती है कि ये बूढ़ी अम्मा कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रही है और इनका जितना भी पैसा इसमें फिजूल खर्च हुआ है वो सब पैसा भी तुम्हें इन्हें देना होगा। मैं ये केस अभी बंद नहीं करने वाली। पहले तुम लोगों ने जितना भी ज़मीन कब्जा की हुई है सारी ज़मीनें आज ही मुक्त करो, और अगर कभी जीवन में तुम लोगों ने इन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो फिर मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कैसे डालना है और फिर पूरी ज़िंदगी जेल में ही गुजारना। तो दोस्तों, सौरभ के पापा शिखा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहिबा, वो हमारी ही ज़मीन है। तो शिखा कहती है कि पेपर्स दिखाइए, लेकिन सौरभ के पिता ऐसा नहीं कर पाते और कहते हैं कि हमें समय दीजिए। लेकिन शिखा उनके किसी भी बात को नहीं सुनती और कोर्ट का फैसला सुना देती है। सौरभ और सौरभ के पिता अभी भी हार नहीं मानते। वो अगले दिन ही शिखा के गांव में उसके घर पर पहुंच जाते हैं और बातचीत करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ कैसे भी करके वो ज़मीन हमें वापस करा दो। आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शिखा उन्हें अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है और चेतावनी देते हुए कहती है कि आइंदा से हमारे गांव के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शिखा अपने पापा की हुई बेइज्जती का बदला सौरभ से ले लेती है। अब जब शिखा के पापा को पता चलता है कि सौरभ और उसके पिता अपने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत के साथ इतना घिनौना काम किया है, तो शिखा के पापा भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो ठीक ही हुआ जो मेरी बेटी की शादी सौरभ जैसे लालची इंसान से नहीं हुई, नहीं तो ना जाने आगे जाकर क्या दिन देखने पड़ते मेरी बेटी को। दोस्तों, दहेज को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या दहेज लेना और देना सही है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।